अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिराक नोटेशन ऑफ क्वांटम स्टेट या डिराक नोटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, देखो क्वांटम मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मुलेशन है। ठीक है, एक है श्रोडिंगर पिक्चर और दूसरी है हमारे पास हाइजेनबर्ग पिक्चर। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, श्रोडिंगर पिक्चर से और हाइजेनबर्ग पिक्चर से। श्रोडिंगर पिक्चर जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, हमने वेव फंक्शन लिखा, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी। ठीक है, इन सब से हमने कैलकुलेट किया। हाइजेनबर्ग पिक्चर में हम क्या करेंगे, इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे जो क्वांटम स्टेट है। जैसे श्रोडिंगर पिक्चर में हमने क्वांटम स्टेट को एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया था, Ae⁻iota kx माइनस ओमेगा टी, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन था। हमारा जो वेव फंक्शन था वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन था, kx माइनस ओमेगा टी, ये लीनियर कॉम्बिनेशन था। ठीक है, वेव फंक्शन की इक्वेशन है। सिमिलरली इन हाइजेनबर्ग पिक्चर में हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे जो वेव फंक्शन है हमारा उसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस में, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस में हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होगी वो, तो हमें जो वेव फंक्शन है उसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर से। तो इसे हम डिराक नोटेशन ऑफ क्वांटम स्टेट भी कहते हैं, डिराक नोटेशन ऑफ वेव फंक्शन भी कहते हैं। डिराक नोटेशन का मतलब ये डिराक ने रिप्रेजेंट किया था इसलिए इसे डिराक नोटेशन कहते हैं। डिराक नोटेशन का मतलब जो वेव फंक्शन है उसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है वेक्टर, हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ी है, हमें पता है भाई लीनियर स्पेस के बारे में पता है, लीनियर वेक्टर स्पेस के बारे में पता है। देखो डिराक नोटेशन में जो भी हम वेव फंक्शन, जो भी हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म होंगे, जो वेव फंक्शन को वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, तो जो डिराक नोटेशन है उसमें वेव फंक्शन को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम कैट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, डिराक नोटेशन में वेव फंक्शन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल दिख रहा है तुम्हें, ये काफ़ी जगह तुमने देखा होगा, इसे हम कहते हैं कैट वेक्टर। ठीक है, कैट वेक्टर इन हिल्बर्ट स्पेस, कैट वेक्टर इन हिल्बर्ट स्पेस। अब ये हिल्बर्ट स्पेस क्या है हमारे पास, देखो हमने लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा है, या लीनियर स्पेस के बारे में पढ़ा है, या लीनियर वेक्टर स्पेस के बारे में हमने पढ़ा है। लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है, इट इज़ ए सेट ऑफ वेक्टर। जो लीनियर वेक्टर स्पेस है वो क्या होता है, सेट ऑफ वेक्टर्स। ये एक सेट ऑफ वेक्टर है, इट फॉलो टू प्रॉपर्टी, कौन कौन सी, इट फॉलो एडिशन रूल एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन रूल, दिस इज वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है। एक लीनियर वेक्टर स्पेस क्या है, हमारे हिल्बर्ट स्पेस पे आते हैं अभी हम। हिल्बर्ट स्पेस क्या है, देखो लीनियर वेक्टर स्पेस क्या है, ये एक सेट ऑफ वेक्टर है जो दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल का मतलब यदि दो वेक्टर को हम ऐड करें तो जो फाइनल वेक्टर हमारे पास आएगा वो भी उसी वेक्टर स्पेस में होगा जिस वेक्टर स्पेस से हमने दोनों वेक्टर लिए हैं। मान लो दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों इस सेट ऑफ वेक्टर से हमने उठाए हैं, तो इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो एडिशन होगा, इट इज़ ऑल्सो ए वेक्टर, वो भी एक वेक्टर होगा और वो उसी स्पेस में होगा जिस स्पेस से ये दोनों इंडिविजुअल वेक्टर हमने पिक किए। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन इसे हम कहेंगे एडिशन रूल। और सिंपल बता रहा हूँ, हम डिटेल में नहीं जा रहे लीनियर वेक्टर स्पेस के। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा तुमने काफ़ी अच्छे से पढ़ी होगी BSc लेवल पे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, इसमें यदि हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें किसी वेक्टर को तो वो एक वेक्टर ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ठीक है, यदि एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें किसी वेक्टर को तो वो वेक्टर ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास लीनियर स्पेस की दो प्रॉपर्टी है। लीनियर स्पेस कैसा स्पेस होगा, इट इज़ लीनियर स्पेस है क्या, इट इज़ ए सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स है जो इन टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अब हमारा हिल्बर्ट स्पेस क्या है, अब हिल्बर्ट स्पेस है हमारा, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर एज वेल एज सम स्केलर। ठीक है, ये जो हिल्बर्ट स्पेस है इट कंसिस्ट ऑफ ए सम सेट ऑफ वेक्टर एज वेल एज सम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें वेक्टर भी होंगे और स्केलर भी होंगे, और वेक्टर है उनको हम कैट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अलग अलग वेक्टर है हमारे पास, psi1, psi2, psi3, ये सभी अलग अलग हमारे पास वेक्टर है।
ठीक है, इनको हम कैट से रिप्रेजेंट करते हैं हिल्बर्ट स्पेस, एज वेल एज सम स्केलर अल्फा बीटा गामा। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सम वेक्टर एंड सम स्केलर, सेम लीनियर स्पेस की तरह ही। ठीक है, तो ये एक हिल्बर्ट स्पेस है, वो एक लीनियर स्पेस है, मतलब जो लीनियर स्पेस में जो प्रॉपर्टी फॉलो होती है वो हिल्बर्ट स्पेस भी फॉलो करता है। जो हिल्बर्ट स्पेस है इट इज़ ए लीनियर वेक्टर स्पेस, इट इज, इसे हम लीनियर वेक्टर स्पेस भी कहेंगे। लेकिन इसकी एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो स्केलर प्रोडक्ट है इट इज़ डिफाइंड। ठीक है, ये अपने हिसाब से डिफाइंड होता है यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट। जैसे सिंपल लीनियर वेक्टर स्पेस में जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है हमारे पास। जो स्केलर प्रोडक्ट हम डिफाइंड करते हैं या डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइंड करते हैं वो लीनियर वेक्टर स्पेस में इस टाइप से डिफाइंड होता है और ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में या हिल्बर्ट स्पेस में जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से डिफाइंड होगा हमारे पास। ठीक है, या दो अलग अलग वेक्टर ले लें हम, एक साई ले लिया एक साई ले लिया हमने, ये दो अलग अलग वेक्टर ले लिए, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इस टाइप से डिफाइंड होगा और ये जो क्वांटिटी होगी इसे हम कहेंगे ब्रा वेक्टर, ब्रा वेक्टर। और जो ब्रा वेक्टर है इट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कैट वेक्टर। इस टाइप से हम डॉट प्रोडक्ट को या इनर प्रोडक्ट भी कह देते हैं इसको हम, इनर प्रोडक्ट, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डिफाइंड एक स्केलर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हम दो वेक्टर का जो इनर प्रोडक्ट लिया है, स्केलर प्रोडक्ट लिया है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि ये जो इनर प्रोडक्ट होगा ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा इन दोनों को इक्वल लिखने के लिए। ठीक है, यदि ये दोनों रियल क्वांटिटी होती वेव फंक्शन, ये जो इनर प्रोडक्ट है वो रियल क्वांटिटी होती तब कोई बात नहीं, तब चल जाता हमारे पास a डॉट बी बी डॉट ए। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसका मतलब हमें ये दोनों जो क्वांटिटी होगी साई इंटू साई इंटू साई इंटू साई, ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग होगी, तो इनको इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो जो हमारा डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है वो स्ट्रिक्टली डिफाइंड है, वो होना ही चाहिए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए क्योंकि इनर प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। देखो इनर प्रोडक्ट में ये तो कैट वेक्टर है हमारे पास जो हिल्बर्ट स्पेस में होगा, और ये एक ब्रा वेक्टर, इसे हम कहेंगे ब्रा वेक्टर, और जो ब्रा वेक्टर इट इज़ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कैट वेक्टर। ठीक, अब देखो हिल्बर्ट, और ये ब्रा वेक्टर कहाँ से आया, हिल्बर्ट स्पेस से एसोसिएट एक और स्पेस होगा जिसे हम कहेंगे ड्यूल हिल्बर्ट स्पेस, ड्यूल हिल्बर्ट स्पेस। और ड्यूल हिल्बर्ट स्पेस में क्या होगा, हिल्बर्ट स्पेस में जो भी वेक्टर्स है हमारे पास, जो कैट वेक्टर है, उन सभी से एसोसिएटेड एक ब्रा वेक्टर होगा जो ड्यूल हिल्बर्ट स्पेस में होगा, साई 1 साई 2 साई 3। ठीक है, तो ड्यूल हिल्बर्ट स्पेस क्या है हमारे पास, ड्यूल हिल्बर्ट स्पेस में ब्रा वेक्टर होंगे कोरस्पॉन्डिंग टू कैट वेक्टर इन हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, जितने कैट वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस में उन सभी के कोरस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर होगा। जो ब्रा वेक्टर है मतलब उनका जो सेट है उनको हम हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं, ड्यूल हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। ठीक है, और जो ब्रा वेक्टर इट इज़ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कैट वेक्टर, मतलब जो आयोटा वाले टर्म है उसको माइनस आयोटा कर दिया, या देखो जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एक कैट वेक्टर है, ये हमारे पास कैट वेक्टर है, मान लो जैसे 3i, ये हमारे पास कैट वेक्टर है। ठीक है, 3i, या इसको हम इसको यदि हम ब्रा वेक्टर में ये हिल्बर्ट स्पेस में है, हिल्बर्ट स्पेस, या एक कुछ अलग वेक्टर ले लेते हैं हम 1 माइनस आई रूट 2, ये हमारे पास एक कैट वेक्टर है हिल्बर्ट स्पेस में। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ब्रा वेक्टर होगा ड्यूल हिल्बर्ट स्पेस में। अब वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और इसको हम कॉलम मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे 3 माइनस आई, ये जो रो है वो कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगी, तभी हम मल्टीप्लिकेशन इनका कर सकते हैं, अदरवाइज इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें इसको कॉलम में चेंज करना पड़ेगा, कॉलम में चेंज करने के साथ साथ तभी हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। और इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें लेना पड़ेगा, जैसे साई 1 हुआ हमारे पास 1 + i √2, ठीक है, ये होगा हमारे पास। तभी इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते। 3 3 9 -i², तो 9 + 1, तो इनका जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे तो इनर प्रोडक्ट एक रियल क्वांटिटी आ रही है, कई जगह हमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मिलेगी तो वहाँ पे ये डिफाइंड करना पड़ेगा। रियल के लिए तो ये सेटिस्फाई है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ना लगाओ तो भी ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हमें उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तभी ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होगी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे हिल्बर्ट स्पेस में एवरी वेक्टर, एवरी कैट वेक्टर, देयर इज ए ब्रा वेक्टर इन ड्यूल हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। और इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा, जो डॉट प्रोडक्ट होगा, वो इस टाइप से डिफाइंड होगा, दैट इज हिल्बर्ट स्पेस। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जो कैट वेक्टर है, जो ब्रा वेक्टर है, और जो हमारा इनर प्रोडक्ट है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उनको मैं लिख देता हूँ, उनको एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। अब डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो कैट वेक्टर है, ब्रा वेक्टर और जो इनर प्रोडक्ट है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एवरी कैट वेक्टर देयर इज ए ब्रा वेक्टर, ठीक है। एक कैट वेक्टर होगा हमारे पास, कैट वेक्टर मतलब क्वांटम स्टेट है, क्वांटम स्टेट की एक कोरस्पॉन्डिंग एक ब्रा स्टेट होगी, ब्रा वेक्टर होगा, ठीक है, डिराक नोटेशन में, ठीक है। ये जो कैट वेक्टर है हिल्बर्ट स्पेस में होगा, जो ब्रा वेक्टर है इट इज़ इन ड्यूल हिल्बर्ट स्पेस, मतलब 1 to 1 देयर इज 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस, ठीक है, बिटवीन कैट वेक्टर एंड ब्रा वेक्टर। यदि हमें जो कैट वेक्टर है वो कुछ इस टाइप से गिवन हो, ठीक है, इट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैट वेक्टर एंड मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर क्वांटिटी, सम कांस्टेंट, ठीक है। वो स्केलर भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ए एंड बी, ये स्केलर भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी हो सकती है हमारे पास। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर क्या होगा हमारे पास। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूल हिल्बर्ट स्पेस में जो ब्रा वेक्टर होगा, यहाँ पे हमें देखो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होता है हमें, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो ए का भी हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, A*, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई, B*, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यहाँ भी साई लिख लो, यहाँ पे साई आएगा। दो अलग अलग वेक्टर है, ये सेम वेक्टर नहीं, दो अलग अलग वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो देयर इज 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन कैट वेक्टर एंड ब्रा वेक्टर। यदि हमारे पास कुछ इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं, जो ये प्रोडक्ट लिखा है हमने A × साई, इसको हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके सिंबल के अंदर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो ब्रा वेक्टर होगा वो होगा हमारे पास A*, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में ब्रा वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इसका भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा हमारे पास, ठीक है। तो स्केलर, यहाँ पे जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी, तो ऑर्डर मैटर करता है। यदि स्केलर प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो ये दोनों क्वांटिटी, ये जो इनर प्रोडक्ट है साई × साई, साई × साई, ये ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं होगी। इक्वल कब होगी, हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना ही पड़ेगा, तभी ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होगी। ये हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें भी तुम्हें समझ में आ जाएगा आसानी से। प्रॉब्लम जब हम वेक्टर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे, फिर हम देखेंगे सेम आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। इसको जो ये जो इनर प्रोडक्ट है, इसको हम श्रोडिंगर पिक्चर में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे ये जो इनर प्रोडक्ट है साई साई, ये जो इनर प्रोडक्ट है श्रोडिंगर पिक्चर में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्टार साई डीटो, ठीक है। श्रोडिंगर पिक्चर में इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेट कर दिया और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डीवी। और इसका यदि हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो इस कंप्लीट क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा, कंप्लीट क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया। अब ये जो क्वांटिटी है ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसका दोबारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साई रह जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साई स्टार हो जाएगा, और वॉल्यूम का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वही है, रियल क्वांटिटी है, वो स्मॉल एलिमेंट है, सेम ही होगा, ठीक है। इनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में दोनों, साई स्टार साई डीटो साई साई, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये, तो हम यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हैं, मतलब ये जो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो इसका इक्वल होगा, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी,
ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि साई एंड साई दोनों रियल वेक्टर है, हमारे पास रियल कैट वेक्टर है, तो उनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, वो दोनों क्वांटिटी इक्वल होगी। ठीक है, यदि ये दोनों रियल है, यदि कॉम्प्लेक्स है ये दोनों क्वांटिटी, फिर हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी देखो, इसमें देखो क्या है, यदि हमारे पास एक जो कैट वेक्टर है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर है और एक सिंपल ब्रा वेक्टर है। ठीक है, हमने अलग अलग वेक्टर का एक जो कैट वेक्टर है वो लीनियर कॉम्बिनेशन दो वेक्टर का और एक ब्रा वेक्टर है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है, तो a1 बाहर आ जाएगा, इसका साई के साथ साई 1 का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा, साई के साथ साई 2 का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन यही कॉन्सेंट हमारे यदि ब्रा वेक्टर के अंदर होते, यही कॉन्सेंट हमारे यदि ब्रा वेक्टर के अंदर होते, तो उनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता पहले, तब वो बाहर आते, पहले उनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। ये प्रॉब्लम्स करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, यदि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, यदि पढ़ा है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा। ठीक है, a1 स्टार साई 1 साई, a2 स्टार साई 2 साई। ठीक है, यदि दोनों में कॉन्सेंट है b1 b2 a1 a2, ठीक है, दोनों में लीनियर कॉम्बिनेशन है दो दो वेक्टर का, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ये आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो a1 स्टार हो जाएगा, b1 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, और साई 1 a1 स्टार, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a1 स्टार b2 साई 1 साई 2, फिर a2 का इसके साथ a2 स्टार b1 और a2 स्टार b2। ठीक है, ये इनका मतलब इनर प्रोडक्ट होगा यदि लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे वेक्टर है वो गिवन है। ठीक है, अब इनका जो नॉर्म होगा, नॉर्म का मतलब है यहाँ पे उसी वेक्टर का उसके साथ ही हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसे हम कहेंगे नॉर्म। इसका जो नॉर्म होगा वो एक रियल क्वांटिटी होगी। ठीक है, नॉर्म एक रियल पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और ये जीरो कब हो सकती है नॉर्म, जब साई खुद जीरो हो, अदरवाइज ये नॉर्म कभी भी जीरो नहीं होगी। जो नॉर्म है किसी भी वेक्टर की, किसी कैट वेक्टर की, एक रियल पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और ये जीरो कब हो सकती है, जब ये खुद कैट वेक्टर जीरो, अदरवाइज ये नॉर्म जीरो नहीं होगी। ठीक है, इसे हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी कह सकते हैं, साई स्टार साई डीटो, ये हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी होगी। नॉर्मलाइजेशन, इनर प्रोडक्ट खुद का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट मतलब वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया उसी तरीके से हम साई स्टार साई, यहाँ पे जो साई स्टार साई होगा वो क्या होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, जो साई स्टार साई है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हमने डिस्कस किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इनको याद रखना, वैसे मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए इस ऑर्डर में ये फॉलो होती है। ठीक है, मतलब कैसे हम स्टार लेते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स, बाकी हम प्रॉब्लम करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी और है, स्क्वायर्स इन इक्वालिटी। स्क्वायर्स इन इक्वालिटी वो क्या देख लेते हैं, वो भी क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं इनसे बनने के, लेकिन हाँ यूज़फुल है प्रॉपर्टी, और तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या प्रॉपर्टी। लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें अपने आप सारी ये प्रॉपर्टी दिमाग में आ जाएगी क्या है। तो स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, यदि हमारे पास किसी हिल्बर्ट स्पेस में दो कैट वेक्टर है, साई एंड साई, दो कैट वेक्टर है, यदि हम इनका नॉर्म लें, इनका इनर प्रोडक्ट लें, इनर प्रोडक्ट लेके हम इसका स्क्वायर करें, इसका नॉर्म लें, इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर करें, तो ये जो क्वांटिटी होगी हमेशा लेस होगी साई 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 से। ठीक है, ये क्वांटिटी तुमने मैथ में भी कभी पढ़ी होगी। देखो दो वेक्टर है हमारे पास, दो वेक्टर का पहले हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, दो वेक्टर है हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो वेक्टर है हमारे पास, दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया और उसका हमने स्क्वायर किया, और वो जो क्वांटिटी वो हमेशा लेस होगी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से। ठीक है, ये क्वांटिटी ये तुमने काफ़ी बार मैथ में भी पढ़ी होगी, लेस देन इक्वल होगी, वो एंगल पे डिपेंड करेगी। ये तो जो एंगल है यहाँ पे तो 0 0 एंगल होगा, यहाँ पे एंगल की वैल्यू कुछ कम भी हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। मैक्सिमम जब 1 होगी एंगल की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी, थीटा मतलब 0 हो तो यहाँ पे, या थीटा 180 हो तो इक्वल होगी, अदरवाइज ये स्मॉल रहेगी क्वांटिटी। इसे हम कहेंगे स्क्वायर्स इनइक्वालिटी।
स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो इसमें एक चीज़ और है, ऑर्थोगोनल स्टेट कौन सी होगी, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट कौन सी होगी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल स्टेट कौन सी होगी? देखो ऑर्थोगोनल स्टेट ऐसी दो स्टेट होगी किसी हिल्बर्ट स्पेस में, दो स्टेट है, मान लो psi1 एंड psi2। हिल्बर्ट स्पेस में दो कैट वेक्टर हमारे पास psi1 एंड psi2। अब ये ऑर्थोगोनल होगी यदि इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल हो, इन्हें हम कहेंगे ऑर्थोगोनल स्टेट। ऑर्थोगोनल, या इसको श्रोडिंगर पिक्चर में हम इंटीग्रेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्थोगोनल स्टेट। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल कब होगी? ये जो स्टेट है ये ऑर्थोगोनल है, इनको ऑर्थोनॉर्मल कब कहेंगे हम? ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब इसका खुद के साथ ही इनर प्रोडक्ट होगा, जो psi1 वो 1 होगा, psi2 वो 1 होगा, तो इन्हें हम कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल स्टेट। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है इनका जो सेल्फ इनर प्रोडक्ट है वो तो 1 है, और इनका जो आपस में इनर प्रोडक्ट है वो 0 है, इन्हें हम कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल स्टेट। तो क्वांटम सिस्टम में कोई भी पार्टिकल है उसकी जो कंबाइंड स्टेट होगी, इट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल स्टेट। जो क्वांटम स्टेट में, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की स्टेट साई है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल स्टेट। ये हमारे बेसिस वेक्टर होते हैं। जो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट होती है psi1 psi2, ये ऑर्थोनॉर्मल है, मतलब इनका खुद के साथ प्रोडक्ट 1 है और बाकियों के साथ जो प्रोडक्ट है इसको ऐसे लिख सकते हैं psi psi j डेल्टा i j। यदि i इक्वल टू j है तो ये 1 होगी, यदि i नॉट इक्वल टू j है तो ये 0 होगी, इन्हें हम कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल स्टेट। तो क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी क्वांटम सिस्टम, किसी भी क्वांटम पार्टिकल के स्टेट को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे काफ़ी एप्लीकेशन आएगी, उसमें करेंगे 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन पार्टिकल वेल, और उनमें जो भी स्टेट है मतलब जो क्वांटम क्वेश्चंस में भी काफ़ी बार आएगा, ये कोई भी क्वांटम स्टेट होगी उसको हम ऑर्थोनॉर्मल स्टेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब भी यही है भाई, दोनों स्टेट, वो जो स्टेट है वो नॉर्मलाइज स्टेट है। ठीक है, इसका मतलब भी यही है, जो स्टेट हमारी वो नॉर्मलाइज स्टेट है। ऑर्थोनॉर्मल मतलब नॉर्मलाइज स्टेट है, हमारी जो सिंगल स्टेट होगी वो नॉर्मलाइज स्टेट होगी। ठीक है, नॉर्मलाइज स्टेट का मतलब है इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 होगा। अब ये जो कंबाइंड कंप्लीट स्टेट है, इसका नॉर्मलाइजेशन का मतलब है इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी हमारे पास, यहाँ लिखी है जैसे हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ये हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी, इसको 1 के इक्वल हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसी पे अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, एक या दो न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा भाई इनर प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, और ये क्वांटिटी जो इनर प्रोडक्ट में ये जो क्वांटिटी है इक्वल कैसे होती है, ऑर्डर क्यों मैटर करता है, इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, इसलिए हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, 2 स्टेट गिवन है हमें, कंसीडर 2 स्टेट। ठीक है, इट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑर्थोनॉर्मल स्टेट, psi1 और psi2 ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है हिल्बर्ट स्पेस में। ठीक है, हमें ये जो 3 पार्ट है ये कैलकुलेट करने हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये डायरेक्ट सम है, मतलब 2 स्टेट का डायरेक्ट सम, इस ये रिप्रेजेंट करता है 2 स्टेट का डायरेक्ट सम। ठीक है, तो psi प्लस psi, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और इनको हमें डायरेक्ट ऐड करना है। डायरेक्ट ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3i हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास -1 3i और psi1 प्लस -7i प्लस 2i, -7i प्लस 2i माइनस 5i psi2। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया psi प्लस chi, ये हमारे पास वेक्टर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3i माइनस 1 माइनस 5i। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3i माइनस 1 माइनस 5i, क्योंकि ये एक कॉलम वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जो कैट वेक्टर है वो एक कॉलम वेक्टर को, हमारा एक कॉलम वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जो ब्रा वेक्टर होगा वो एक रो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को हम रो में चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम
यदि ये क्वांटिटी हमें निकालनी है तो ये क्वांटिटी क्या है, जस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ब्रा वेक्टर होगा हमारे पास i प्लस आई, इसको हम लिखेंगे रो वेक्टर की फॉर्म में -3i - 1 प्लस 5i, ये हमारे पास ये क्वांटिटी होगी। और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का जो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, -3i - 1 प्लस 5i, 3i - 1 - 5i, तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारे पास, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास -3i, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ से यदि माइनस कॉमन लें तो ये आएगा 3i + 1, 3i - 1 प्लस 5 25 माइनस आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3i होल स्क्वायर - 1 स्क्वायर, ठीक है, 3i होल स्क्वायर - 1 स्क्वायर प्लस 25, तो ये आएगा हमारे पास -9i स्क्वायर - 1, तो ये आ जाएगा 9i स्क्वायर -9 - 1 -10, तो ये आ जाएगा +10, तो इसका आंसर आएगा 35, तो ये आएगा हमारे पास 35, ठीक है। ये नॉर्म है, रियल पॉजिटिव क्वांटिटी होगी हमारे पास। इसको ऐसे कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये जो क्वांटिटी है इसको हमें ब्रा वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो ब्रा वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे हम, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, -3i - 1 psi1, ठीक है, psi1 ब्रा वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, प्लस 5i psi2। अब इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। जब इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, इनर प्रोडक्ट करोगे, तो ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, psi1 का इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, psi2 का इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। psi1 का psi2 के साथ तो 0 है, psi2 का psi1 के साथ 0 है, ठीक है। ये जो फॉर्मुलिज्म है, ये जो कॉलम वेक्टर बना के हमने किया, ये तभी कर सकते हैं हम जब ये हमें जो स्टेट गिवन हो वो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट हो, ठीक है। यदि ये स्टेट जो हमें गिवन है वो ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल स्टेट है, तभी ये हम मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि वो बाकी टर्म 0 हो जाती है, psi1 psi2 psi1 psi3, वो बाकी टर्म 0 हो जाती है, उनकी हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम इस टाइप से डायरेक्ट कर सकते हैं और ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब देखो ये क्वांटिटी जैसे हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों का आपस में इनर प्रोडक्ट, ये ब्रा वेक्टर है, इसका ब्रा वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, इसका जो ब्रा वेक्टर आएगा उसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, -3i psi1 प्लस 7i psi2, ये हमारे पास ब्रा वेक्टर होगा, ठीक है, -3i psi1 प्लस 7i psi2। और इसको हमें इनर प्रोडक्ट करना है इसके साथ, -psi1 प्लस 2i psi2, तो ये क्या आएगा हमारे पास, psi1 के साथ होगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3i psi1 का psi2 के साथ 0 होगा, psi2 का psi1 के साथ 0 होगा, तो psi2 का psi2 के साथ ही होगा, 7i × 2i psi2, तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल हमें गिवन है, 3i 7 × 14i स्क्वायर, तो 3i - 14, ठीक है, 3i - 14, तो ये आएगा हमारे पास साई एंड काई, ठीक है, इनका इनर प्रोडक्ट 3i - 14। अब ये कैलकुलेट करो, ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, इसका ब्रा वेक्टर लो, फिर उसको इसके साथ इनर प्रोडक्ट करो और देखो दोनों क्वांटिटी सेम आ रही है या अलग अलग आ रही है। अलग अलग आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इनका जो इनर प्रोडक्ट आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो दोनों क्वांटिटी ऑब्वियसली इससे अलग अलग आएगी हमारे पास। ये क्वांटिटी, इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा, psi1, ये तो रियल क्वांटिटी है, -2 आयोटा psi2, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, 3 आयोटा psi1 - 7 आयोटा psi2 के साथ,
तो ये क्या आएगा हमारे पास, साई 1 का साई 1 के साथ -3 आयोटा, ठीक है, -3 आयोटा साई 1 -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास 14 आयोटा स्क्वायर साई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 आयोटा -14, ठीक है, -3 आयोटा -14, और ये क्या आ रहा है 3 आयोटा -14। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं, ये सेम कब होगी, जब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा 3 आयोटा -14, ठीक है। तो ये दो क्वांटिटी सेम नहीं होगी, यदि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें क्वांटिटी का, तब ये इनर प्रोडक्ट हमारे पास सेम आएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है भाई स्क्वाड्स इन इक्वालिटी को ये सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते। स्क्वाड्स इन इक्वालिटी क्या है, ये दो वेक्टर है, इनका आपस में हमारे पास इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर, ठीक है, इनके खुद का इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर वो हमेशा लेस होगा साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट एंड काई का काई के साथ इनर प्रोडक्ट, इन दोनों से हमेशा लेस होगा। ये हमने क्वांटिटी अभी निकाल ली, ये क्वांटिटी 3i -14, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास जो मोड होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होता है, √a² + b² या x² + y², तो ये होता है 9 + 14², 14² कितना होता है हमारे पास, 14² होता है 196, तो ये आएगा 205 इसका नॉर्म, ठीक है। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये ओनली 205 रहेगा, और ये लेस होना चाहिए इसके खुद के नॉर्म से, ठीक है। इसका खुद का नॉर्म लेंगे और इसका भी हम नॉर्म लेंगे, तो इसका नॉर्म क्या होगा हमारे, ये आएगा हमारे पास -3i साई 1 + 7i साई 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 3i साई 1 - 7i साई 2 से, तो साई 1 वाला हो जाएगा -3i × 3i + 7i × -7i, तो ये आ जाएगा -9 + 9 + 49, ठीक है, 7 × 49, तो ये तो रियल क्वांटिटी है, इसका नॉर्म यही होगा 58, ठीक है, यही इसका नॉर्म होगा, रियल क्वांटिटी है, तो ये आ जाएगा 58। कॉम्प्लेक्स होती तो हमें रूट करके लेना होता, कॉम्प्लेक्स होती तो a² + b² करके हमें नॉर्म लेना होता, लेकिन रियल क्वांटिटी है वही आ जाएगा हमारे पास सेम 58, ठीक है। और काई का क्या होगा हमारे पास, दूसरे वेक्टर का -साई 1 2 आयोटा साई 2 -साई 1 2 आयोटा साई 2, जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 5, ठीक है, × 5, तो ऑब्वियसली ये 205 है, वो इससे लेस होगा, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो अब डिस्कस करते हैं हम ऑपरेटर के बारे में। देखो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था, किसी भी क्वांटम सिस्टम की जो स्टेट है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साई से, कैट वेक्टर से, ठीक है, या श्रोडिंगर पिक्चर में हम एक वेव पैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डिराक नोटेशन में हम एक कैट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो कैट वेक्टर होगा इट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑर्थोनॉर्मल स्टेट, ठीक है, ये हमारे पास कैट वेक्टर होगा। ये क्वांटम जो कोई भी क्वांटम सिस्टम है उसकी स्टेट है। अब देखो ऑपरेटर क्या होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कैट स्टेट है या जो हमारे पास वेव पैकेट है साई, इट हैज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल। इस साई के पास पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। पार्टिकल इंफॉर्मेशन किस टाइप की इंफॉर्मेशन है पार्टिकल की, पार्टिकल की पोजीशन है, पार्टिकल का मोमेंटम है, ठीक है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है इसके पास, पार्टिकल की एनर्जी है, सभी जो फिजिकल क्वांटिटी है, ऑल फिजिकल क्वांटिटी, सभी फिजिकल क्वांटिटी इसके पास है। मतलब पार्टिकल की ये, यदि ये पार्टिकल की स्टेट है तो इट हैज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल लाइक पोजीशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सभी इंफॉर्मेशन इसके पास है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी, सब कुछ इसके पास है। लेकिन हमें इससे बाहर निकालने हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को, तो हम बाहर निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर। हम ऑपरेटर ऑपरेट करवाते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज एन ऑपरेटर एसोसिएटेड विद एवरी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ
देयर इज एन ऑपरेटर associated with every physical quantity in quantum mechanics. Every physical quantity in quantum mechanics. हर एक फिजिकल क्वांटिटी से एसोसिएटेड एक ऑपरेटर होगा। वो ऑपरेटर हमारी हेल्प करेगा टू एक्सट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल। ठीक, वो ऑपरेटर हमारी हेल्प करेगा उन फिजिकल क्वांटिटी को बाहर निकालने में। तो क्या होगा, उस ऑपरेटर को हम इस पे ऑपरेट करवाएंगे। देखो जैसे इन जनरल जो ऑपरेटर की डेफिनेशन है, इन जनरल जो ऑपरेटर की डेफिनेशन है वो ये है, किसी ऑपरेटर को मान लो एक हमारे पास एक ऑपरेटर ए है, ठीक है, इस ऑपरेटर को किसी कैट स्टेट पे हम अप्लाई करें तो हमें एक दूसरी कैट स्टेट मिलती है सेम हिल्बर्ट स्पेस में, इन सेम हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, किसी ऑपरेटर को हम किसी कैट स्टेट पे अप्लाई करें या पार्टिकल की स्टेट पे अप्लाई करें तो हमें एक दूसरी स्टेट मिलती है सेम हिल्बर्ट स्पेस में। दूसरी मतलब जो ऑपरेटर है वो स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ऑपरेटर ऑपरेट करवाने पे। दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। यदि जो कैट स्टेट है हमारी वो उस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है, यदि लीनियर अलजेब्रा पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा आइगन फंक्शन क्या होते हैं। यदि जो हमारा वेक्टर है, जो कैट स्टेट है, ये एक वेक्टर है एक्चुअल में, तो ये एक वेक्टर ही है ना, जो कैट स्टेट है, यदि वो उस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है, या ऑपरेटर को हम मैट्रिक्स कह सकते हैं, ऑपरेटर को हमने कह दिया मैट्रिक्स, तो यदि हमारा जो कैट स्टेट साई है वो इस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटर ऑपरेट करवाने पे जो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा वो आएगा लैम्डा साई। हमें एक आइगन वैल्यू मिलेगी और हमारी जो स्टेट है, पार्टिकल की जो स्टेट है, वो ऑपरेटर ऑपरेट करवाने के बाद भी सेम रहेगी। तो इसे हम कहेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, यदि जो साई है इट इज़ द आइगन फंक्शन ऑफ दैट ऑपरेटर, तो हमें सेम स्टेट मिलेगी विद एन आइगन वैल्यू। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे टू एक्सट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटी। यदि साई है कोई ऑपरेटर हमारे पास, लेट्स से वी हैव ए मोमेंटम ऑपरेटर, और मोमेंटम ऑपरेटर को हमने डिस्कस भी किया है, माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, वन डायमेंशनल मोमेंटम ऑपरेटर है। और ये जो साई स्टेट है वो इसकी ये जो ऑपरेटर है इसकी आइगन फंक्शन है। ठीक है, जो साई है वो इसका आइगन फंक्शन है। आइगन फंक्शन है मतलब हम इसको साई पे ऑपरेट करवाएंगे तो हमें एक आइगन वैल्यू मिलेगी पी स्क्वायर बाय 2m, और सेम वेव फंक्शन हमें दोबारा मिलेगा। दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारे पास जो स्टेट गिवन है विच इज़ द आइगन स्टेट ऑफ दैट ऑपरेटर। ठीक है, आइगन स्टेट होगी तभी हमें ये कंडीशन मिलेगी। जैसे हम मैट्रिक्स में करते हैं, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एक मैट्रिक्स को किसी कॉलम वेक्टर पे अप्लाई करते हैं तो हमें एक आइगन वैल्यू मिलती है और सेम कॉलम वेक्टर मिलता है, और ये जो कॉलम वेक्टर होगा ये आइगन वेक्टर होगा, तभी ऐसा होगा, आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इन जनरल जो ऑपरेटर की डेफिनेशन है, यदि किसी भी स्टेट पे अप्लाई करते हो तुम, यदि वो स्टेट उसकी आइगन फंक्शन नहीं है तो हमें एक दूसरी स्टेट मिल जाएगी। ये ऑपरेटर की जनरल डेफिनेशन है, बट ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम दी वेव फंक्शन। वेव फंक्शन से फिजिकल क्वांटिटी को बाहर निकालने में हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी देयर इज एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसको नोट कर लो, मैं अलग अलग ऑपरेटर लिख देता हूँ कौन कौन से ऑपरेटर है हमारे पास। ठीक है, तो सभी फिजिकल क्वांटिटी से एसोसिएटेड ऑपरेटर होंगे। तो जो ऑपरेटर है हमारे पास, पोजीशन ऑपरेटर होगा जिसको डायरेक्ट हम पोजीशन से ही लिखेंगे, एक्स कैप, वाई कैप या जेड कैप, या 3 डायमेंशन में हम बात करें तो आर कैप होगा। ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर होगा हमारे पास, मोमेंटम ऑपरेटर होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, ये एक्स डायरेक्शन में होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी वाई, वाई डायरेक्शन में डी बाई डी जेड। 3 डायमेंशन में बात करें तो डेल से लिख देंगे इसको।
ठीक है, ये 3 डायमेंशन होगा मोमेंटम ऑपरेटर। एनर्जी ऑपरेटर होगा हमारे पास, एनर्जी ऑपरेटर को आई एच क्रॉस डी बाई डी टी से भी लिख सकते हैं, ठीक है, एनर्जी ऑपरेटर को, या हैमिल्टोनियन से भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m प्लस वी। वी यहाँ पे है पोटेंशियल, ये एनर्जी ऑपरेटर होंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी। ये हमारे पास होगा मोमेंटम ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन कह सकते हैं इसको। श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने पढ़ा है। ये जो पार्ट होगा ये होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी 3 डायमेंशन में, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स। ये 1 डायमेंशन में होगा, 3 डायमेंशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ऐसे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर होगा, वेलोसिटी ऑपरेटर होगा। वेलोसिटी ऑपरेटर क्या होगा, मोमेंटम बाय मास। वेलोसिटी ऑपरेटर होगा हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर बाय मास, तो ये होगा माइनस आई एच क्रॉस ओवर एम डी बाई डी एक्स। ये हमने डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर में जब हमने ऐसे प्रॉब्लम्स की थी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होगा हमारे पास आर क्रॉस पी, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, तो इसके अलग अलग कंपोनेंट होंगे एल एक्स एल वाई एल जेड, वो तुम निकाल सकते हो। जब एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करेंगे तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को हम, ठीक है। मैट्रिक्स से निकाल सकते हो यार इसको, देखो आई जे के एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है हमारे पास आर क्रॉस पी का, ठीक है। तो एल एक्स आएगा हमारे पास वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। जे आएगा हमारे पास जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और के कैप आएगा हमारे पास एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होंगे। यहाँ पे पी जेड की वैल्यू रख दो, पी जेड है हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी जेड। पी वाई की वैल्यू रख दो, जेड कैप ये ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर है ये सभी, और ये मोमेंटम ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है, ये मोमेंटम ऑपरेटर है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं लीनियर ऑपरेटर की, ठीक है। ये तो टाइप हो गए ऑपरेटर के। अब एक कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर की हम डिस्कस करते हैं, कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। तो उस समय सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। तो सबसे पहले कैटेगरी है हमारे पास लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होंगे, ऐसे ऑपरेटर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ये हमारे पास एक कैट स्टेट है, इस पर कोई ऑपरेटर हम ऑपरेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे C1 A psi1 प्लस C2 A psi2, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो लीनियर ऑपरेटर होंगे। इसका मतलब क्या है, वो सम कॉन्सेंट, यहाँ पे जो C1 एंड C2 है ये कॉन्सेंट है, और psi1 और psi2 है ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है या कैट स्टेट है, कैट स्टेट्स। तो लीनियर ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होंगे, विच कम्यूट विद द कॉन्सेंट, जो कॉन्सेंट के साथ कम्यूट करे, ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको फॉलो करे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करे और कांस्टेंट के साथ कम्यूट करे, उन ऑपरेटर को हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हमारे पास ये डायरेक्ट इसको अलग अलग देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दो कैट स्टेट है हमारे पास psi1 psi2, इस पे एक ऑपरेटर हम ऑपरेट करवा रहे हैं, या तो दोनों स्टेट को ऐड करके फिर ऑपरेटर ऑपरेट करवा दो, या पहले ऑपरेटर को ऑपरेट कर दो अलग अलग स्टेट पे फिर ऐड कर दो, दोनों क्वांटिटी सेम होगी। इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो जो लीनियर ऑपरेटर होंगे वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। और यदि हमारे पास कोई कांस्टेंट है a psi1, किसी स्टेट के साथ एक कांस्टेंट है और एक ऑपरेटर ऑपरेट करवा रहे हैं हम, तो इसको हम पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके भी ऑपरेट करवा सकते हैं, या हम पहले ऑपरेटर को ऑपरेट करवा के
स्टेट पे, फिर कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों क्वांटिटी सेम होगी, मतलब कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऑपरेटर को तो ये दोनों क्वांटिटी सेम होगी। इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ आ रही है बात? कम्यूट कर रहा है एक के साथ, मतलब ए इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब वो कांस्टेंट के साथ कम्यूट करे। ठीक है, यहाँ पे हम पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम पहले ऑपरेट करवा सकते हैं को, बाद में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट बोथ क्वांटिटी आर दी सेम क्वांटिटी। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है इनको कोई भी ऑपरेटर यदि फॉलो करता है दैट ऑपरेटर इज लीनियर ऑपरेटर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी लगभग हम ऑपरेटर पढ़ेंगे सभी वो लीनियर ऑपरेटर होंगे और इन सभी प्रॉपर्टी को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कम्यूट करेंगे कांस्टेंट से, किसी फिजिकल क्वांटिटी से कम्यूट नहीं करेंगे, पोजीशन से कम्यूट नहीं करेंगे वो। ठीक है, पोजीशन हुआ हमारा, लीनियर मोमेंट, और भी कोई डायनेमिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी हुआ, उनसे कम्यूट नहीं। कोई कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली वो कम्यूट करेंगे, उन्हें हम लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर, हार्मिशियन ऑपरेटर। लेकिन हार्मिशियन ऑपरेटर डिस्कस करने से पहले हमें हार्मिशियन एडजॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। हार्मिशियन एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इन जनरल क्वेश्चन बनता है लगभग एग्जाम में। ठीक, हार्मिशियन ऑपरेटर सेकंड कैटेगरी, हार्मिशियन ऑपरेटर। इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं हार्मिशियन एडजॉइंट। व्हाट इज हार्मिशियन एडजॉइंट? देखो, इसको ऐसे समझते हैं, हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एडजॉइंट का मतलब समझते हैं पहले। कोई भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एडजॉइंट तो हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा काफ़ी जगह। ठीक है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब आयोटा वाले टर्म को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो इसका एडजॉइंट होगा। एडजॉइंट को हम डैगर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एडजॉइंट को हम डैगर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डैगर, इसको ये जो साइन है ये डैगर का साइन है, इसे डैगर कहते हैं, एडजॉइंट। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो उसका एडजॉइंट होगा। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसका एडजॉइंट होगा। लेकिन ऑपरेटर के केस में ऐसा नहीं होता है। ऑपरेटर के केस में ऐसे हम नहीं कह सकते किसी भी ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मान लो एक ऑपरेटर है उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले ले हम, वो उसका एडजॉइंट होगा। डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि वो एक ऑपरेटर है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, और ये जो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, ये तो एक डायरेक्ट एक क्वांटिटी है हमारे पास, एक कॉन्स्टेंट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो इसका एडजॉइंट होगा। लेकिन ऑपरेटर के केस में ऐसा नहीं कह सकते। ऑपरेटर के केस में हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो उसका जो एडजॉइंट होगा, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते। यहाँ हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू की टर्म में। ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की टर्म। क्या डेफिनेशन होनी चाहिए हार्मिशियन एडजॉइंट की हमारे पास? कोई ऑपरेटर है, वो कोई ऑपरेटर है, उसका हार्मिशियन एडजॉइंट क्या होगा? ठीक है, कोई ऑपरेटर है, हार्मिशियन एडजॉइंट को डैगर से लिखते हैं। कोई ऑपरेटर है, उसका हार्मिशियन एडजॉइंट क्या होगा? डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके तो हम कर नहीं सकते, इसकी एक डेफिनेशन होगी हमारे पास। और वो क्या डेफिनेशन होगी? देखो, हमारे पास मान लो एक ऑपरेटर है, ए ऑपरेटर है, और दो कैट वेक्टर है हमारे पास, एक एफ मान लो, एक जी मान लो। दो कैट वेक्टर है हिल्बर्ट स्पेस में, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस में दो कैट वेक्टर है। इसकी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे ए, ये क्या आएगा हमारे पास? जी एफ ए जी, ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, इसकी एवरेज वैल्यू है एफ ए जी। ठीक है, इसमें क्या किया हमने? ए को जी के साथ ऑपरेट करवाया, फिर इससे जो हमारा कॉलम वेक्टर आया उसको एफ के साथ हमने इनर प्रोडक्ट ले लिया। बेसिकली ये एक इनर प्रोडक्ट है। जैसे ये हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, उसको हमने एक्स वाई जी के साथ उसको ऑपरेट करवाया, तो हमारे पास कुछ अनदर वेक्टर आएगा एक्स प्राइम जी प्राइम, एक अनदर वेक्टर आ जाएगा। इन दोनों को ऑपरेट करवाने पे एक दूसरा वेक्टर आ जाएगा। इसको हमने एफ के साथ, ये जो एफ है हमारा, इसके साथ हमने इसका इनर प्रोडक्ट
ले लिया, रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक नंबर आएगा हमारे पास, एक वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और हमारी रियल भी हो सकती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी हो सकती है और रियल वैल्यू भी हो सकती है। ये क्वांटिटी, अब हार्मिशन एडजॉइंट की क्या डेफिनेशन होगी हमारी, हार्मिशन एडजॉइंट कब होगा, जब कोई ऑपरेटर इस क्वांटिटी को सेटिस्फाई करेगा, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो हार्मिशन एडजॉइंट होगा, ठीक है। कोई ऑपरेटर है वो इस डेफिनेशन को यदि सेटिस्फाई करेगा, इस डेफिनेशन को, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है वो नीचे लिख देता हूँ। यदि कोई ऑपरेटर इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये जो ए डैगर है ये ए का हार्मिशन एडजॉइंट होगा, हार्मिशन एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ए डैगर को हम बी भी लिख सकते हैं, ए डैगर को हमने लिख दिया बी, तो जो बी है वो ए का हार्मिशन एडजॉइंट है। तो जो बी ऑपरेटर है, यदि कोई दो ऑपरेटर है हमारे पास ए एंड बी, यदि दोनों ऑपरेटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं जो बी ऑपरेटर है वो ए का हार्मिशन एडजॉइंट होगा और बी को हम ए डैगर से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दो ऑपरेटर है, वो दोनों ऑपरेटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं जो बी है वो ए का हार्मिशन एडजॉइंट होगा, ठीक है। और उसको हम ए डैगर से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो इंटीग्रेशन फॉर्म में इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी एफ स्टार ए जी डी एक्स, वन डायमेंशन में यदि बात करें एफ स्टार ए जी डी एक्स इजक्वल टू जी स्टार बी ए या बी एफ डी एक्स होल स्टार। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी हमारे पास, ये इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म में लिमिट होगी, ठीक है। इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये हमारे पास कैट है, ये कंप्लीट एक वेक्टर आएगा हमारे पास, एक ऑपरेटर को इस पे अप्लाई करेंगे तो एक हमारे पास ये एक कंप्लीट स्टेट आएगी, एक कैट वेक्टर आएगा, वो अनदर कैट वेक्टर हो सकता है लेकिन एक कैट वेक्टर होगा हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास एक ब्रा वेक्टर है, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बी एफ इंटू जी, इसको ये भी लिख सकते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए डैगर एफ जी। तो ये भी कह सकते हैं हम, ये जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है हार्मिशन एडजॉइंट की, इसको यहाँ लिख देता हूँ एफ ए जी इजक्वल टू ए डैगर एफ जी, ठीक है। इसको अंदर लिख लो चाहिए, ठीक है, इसको अंदर लिख लो या तुम ऐसे भी लिख सकते हो एफ ए डैगर जी, लेकिन ये जो ए डैगर है ये इस साइड अप्लाई हो रहा है, एफ पे अप्लाई हो रहा है, जो ए डैगर है वो एफ पे अप्लाई हो रहा है, वो जी पे अप्लाई नहीं हो रहा। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, तुम ऐसे लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट पता लग जाएगा ये एफ पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था, और इसको हम फ्लिप कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हटाएंगे तो, क्योंकि हमें पता है जो प्रॉपर्टी है हमारी इनर प्रोडक्ट की, क्या प्रॉपर्टी है हमारी, साई साई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम साई साई स्टार। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हटाएंगे तो इसका फ्लिप कर देंगे हम, तो ये जो क्वांटिटी है इसको हमने पहले लिख लिया और ये क्वांटिटी बाद में लिख ली। अब बी को लिख दिया ए डैगर हमने, क्योंकि बी ए डैगर है हमारे पास, हार्मिशन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी, ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी। तो एक बार मैं इसको एक बार रफली नोट कर लो, मैं सिर्फ डेफिनेशन लिख देता हूँ तुम्हें और उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख देता हूँ, हार्मिशन एडजॉइंट की क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं और उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि तुम क्वेश्चन आसानी से कर पाओ इसके। ए जी, इसको हम, ये हार्मिशन एडजॉइंट होगा ए डैगर इसका यदि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यदि इस कंडीशन ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ए डैगर इज द हार्मिशन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यदि ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ए डैगर इज द हार्मिशन एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये दो अलग अलग ऑपरेटर है, ये दो अलग अलग ऑपरेटर है, इसको बी मान लो चाहिए, ठीक है। यदि दोनों ऑपरेटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के हार्मिशन एडजॉइंट होंगे, मतलब बी है वो ए का हार्मिशन एडजॉइंट होगा,
बी को ए डैगर लिख देंगे। इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एफ स्टार कॉम्प्लेक्स, ये जो ब्रा वेक्टर है इसको स्टार लिख दिया, ए वेक्टर जी डी एक्स, और इसको ऐसे लिखेंगे हम ए डैगर एफ स्टार ए डैगर एफ स्टार। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट, ब्रा वेक्टर है ये टोटल, इसको लिख दिया हमने ए डैगर एफ स्टार। समझ आई बात? जो ब्रा वेक्टर में है उसका कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा के इंटू जी डी एक्स। तो जो दो ऑपरेटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हार्मिशियन एडजॉइंट होंगे। ठीक है, वो हार्मिशियन एडजॉइंट होंगे। यदि हमारे पास ए डैगर इज इक्वल टू ए आता है, सेम ऑपरेटर आता है, जो हमारा बी ऑपरेटर है ए डैगर वो ए के इक्वल ही होता है, तो उस ऑपरेटर को हम कहेंगे हार्मिशियन ऑपरेटर। उस ऑपरेटर को हम कहेंगे हार्मिशियन ऑपरेटर। तो हार्मिशियन ऑपरेटर क्या डेफिनेशन होगी? एफ ए जी ए एफ जी। ठीक है, मतलब ए को इधर भी अप्लाई कर लो और ए को इधर भी अप्लाई कर लो, सेम क्वांटिटी आने वाली है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इधर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मतलब जो हार्मिशियन ऑपरेटर होगा उसको इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, उधर भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में सेम क्वांटिटी आएगी, जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ये हार्मिशियन ऑपरेटर में तुम कुछ भी कर सकते हो, इधर अप्लाई कर लो, इधर अप्लाई कर लो, सेम क्वांटिटी आने वाली है हमारे पास। या हम ये कह सकते हैं ए डैगर इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए डैगर मतलब उसका जो हार्मिशियन एडजॉइंट होगा वो खुद वही ऑपरेटर होगा, उसका जो हार्मिशियन एडजॉइंट होगा वो खुद वही ऑपरेटर होगा, तो उसे हम कहेंगे हार्मिशियन ऑपरेटर। हार्मिशियन एडजॉइंट होगा यदि वो दोनों अलग अलग ऑपरेटर है, यदि वो दोनों ऑपरेटर सेम है, ए डैगर इक्वल टू ए, तो वो एक हार्मिशियन ऑपरेटर होगा। अब हार्मिशियन ऑपरेटर की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, इसकी आइगन वैल्यू रियल होती है। ठीक है, जो हार्मिशियन ऑपरेटर है उसके जो आइगन स्टेट होते हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ये दो थ्योरम्स है, इनको हम प्रूफ भी करेंगे, या डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दूंगा, प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तुम जब हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जो हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में, वहाँ भी हम ये डिस्कस करेंगे हार्मिशियन मैट्रिक्स, स्कू हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम, सेम है। यहाँ थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स की फॉर्म में हम डिराक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं तो ज़्यादा सिंपल लगता है हमें, और इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी कंप्लीट कर सकते हैं। सेम जो मैट्रिक्स फॉर्म में वहाँ करते हैं वही यहाँ होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, कोई भी सेम चीज़ है। डिफरेंस तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इसकी नोटेशन थोड़ी सी अलग है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बाकी सेम चीज़ है ये। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन डिस्कस की डेफिनेशन तुम याद रखना। ठीक है, जो जनरल डेफिनेशन है, मतलब हार्मिशियन ऑपरेटर को हम दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट साइड अप्लाई करो चाहे राइट साइड अप्लाई करो, सेम रिजल्ट आने वाला है। लेकिन कोई और ऑपरेटर होगा, यदि वो हार्मिशियन ऑपरेटर नहीं है तो अलग अलग रिजल्ट आएगा। ठीक है, हमेशा अलग रिजल्ट आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द हार्मिशियन एडजॉइंट ऑफ, फाइंड द हार्मिशियन एडजॉइंट ऑफ एक्स आई एंड डी बाई डी एक्स। ये अलग अलग हमारे पास ऑपरेटर है, एक्स ऑपरेटर है, एक आई है, एक डी बाई डी एक्स है, ये अलग अलग ऑपरेटर है। इनका हार्मिशियन एडजॉइंट हमें फाइंड करना है। तो हार्मिशियन एडजॉइंट की जो डेफिनेशन है सिंपल, एफ ए जी इक्वल टू ए डैगर एफ जी। इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एफ स्टार ए जी, या हम इसको लिख सकते हैं ए डैगर एफ स्टार जी डी एक्स। ठीक है, ये हमारी हार्मिशियन एडजॉइंट की डेफिनेशन है। ए डैगर होगा वो ए का हार्मिशियन एडजॉइंट होगा। तो पहले बात करते हैं एक्स की, तो एफ स्टार एक्स जी डी एक्स। ठीक है, ए की जगह हमने एक्स पुट कर दिया, तो इसको इस फॉर्म में बनाओ, इस फॉर्म में इसको बनाते हैं हम। देखो इस फॉर्म में कैसे बनेगा, एक्स को हम आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये पोजीशन ही है, सिर्फ पोजीशन ऑपरेटर है, तो इसको हम क्रम में इसका चेंज कर सकते हैं, एक्स एफ स्टार, ठीक है, जी डी एक्स। ये जो x है वो एक क्वांटिटी है हमारे पास, एक रियल क्वांटिटी है हमारे पास। ये देखो ये क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x f स्टार g dx। इसको हम
ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस डेफिनेशन से, जो हमारे पास ए डैगर होगा, यदि ए हमारे पास एक्स है तो ए डैगर कितना आ रहा है हमारे पास, इस डेफिनेशन से कंपेयर करके बता सकते हो ए डैगर एक्स आ रहा है, मतलब ये इसका हार्मिशियन एडजॉइंट है। और ये सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हार्मिशियन ऑपरेटर भी है, जो एक्स है वो हार्मिशियन ऑपरेटर भी है, हार्मिशियन एडजॉइंट है इसका एक्स, और ये हार्मिशियन ऑपरेटर भी है क्योंकि वैल्यू सेम आ रही है। तो अब डिस्कस करते हैं हम जो सेकंड ऑपरेटर हमारा आई, ठीक है, आई कैप है, ये आयोटा है, तो इसको डिस्कस करते हैं हम, एफ स्टार आई जी डी एक्स, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई एफ स्टार जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि आयोटा को इधर ले गए हम, क्रम ही चेंज किया, कोई ऑपरेटर नहीं है ये, ठीक है। अब इसको हम कंप्लीट स्टार लेंगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यदि हम इसका कंप्लीट स्टार लें तो जब इसको ओपन करोगे तो आयोटा का जो स्टार होगा वो माइनस आयोटा होगा, माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी यहाँ से बन जाएगी। इसको कंपेयर कर लो, इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो, तो ए डैगर क्या आएगा हमारे पास, माइनस आई, और ए क्या है हमारे पास, आई, ठीक है। तो इसका जो ए डैगर होगा वो माइनस, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो डैगर होगा वो ही उसका, एक्चुअल में कोई ऑपरेटर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कंडीशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए और रियल नंबर के लिए भी सेटिस्फाइड है, ऑपरेटर के लिए तो है ही है, और इवन ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए और रियल नंबर के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। जो पहले वाला रियल नंबर था हमारे पास एक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही तो है इसका, ये स्टार, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका जो हार्मिशियन एडजॉइंट होगा वो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, लेकिन ये हार्मिशियन ऑपरेटर नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहे हैं, आई और माइनस आई, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम थर्ड पार्ट इसका, डी बाई डी एक्स, तो वही सिंपल डेफिनेशन अप्लाई करो, एफ स्टार डी बाई डी एक्स जी, ठीक है, एफ स्टार डी बाई डी एक्स जी डी एक्स, ये हमारे पास, इसका हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है डी बाई डी एक्स, इसको डायरेक्ट फ्लिप नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो इसका फर्स्ट सेकंड से हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है इसकी लिमिट, ठीक है, इसका हम फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेशन कर देंगे, पहले फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये सेकंड है, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा जी, इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड जी डी एक्स। अब ये जो क्वांटिटी है ये जीरो होगी, क्यों जीरो होगी, क्योंकि जो हमारे कैट वेक्टर है, जो हमारी स्टेट है, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे जीरो होनी चाहिए, एक फाइनाइट होनी चाहिए। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी यदि हम लिमिट लगाएं तो ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन तभी होगा जब ये जीरो होगा, इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे इसकी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, और मतलब ये जीरो होना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करेगा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे, तो इसकी जो वैल्यू है वो जीरो होगी हमारे पास, ये होगा हमारे पास माइनस डी एफ स्टार बाय डी एक्स जी डी एक्स। अब इसको हम ये लिख सकते हैं, माइनस अंदर ले जाओ, डी बाय डी एक्स एफ स्टार, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टार, एफ का स्टार हटा दिया, इस पे स्टार लगा दिया हमने, जी डी एक्स, कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास ये डैगर होगा, माइनस डी बाय डी एक्स। तो ए यदि हमारे पास डी बाई डी एक्स है तो इसका जो डैगर होगा वो होगा माइनस डी बाई डी एक्स। तो ये भी एक हार्मिशियन ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, हार्मिशियन ऑपरेटर नहीं है, लेकिन इसका हार्मिशियन एडजॉइंट जो होगा, इस चीज़ को याद रखना, इसका हार्मिशियन एडजॉइंट जो होगा डी बाई डी एक्स का होगा माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, वो होगा माइनस डी बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, हार्मिशियन एडजॉइंट निकालना पूछा जाता है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं जो मोमेंटम ऑपरेटर है, क्या वो हार्मिशियन एडजॉइंट है
क्या वो हार्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है, ये प्रूफ करना है हमें। प्रूफ दैट मोमेंटम ऑपरेटर इज ए हार्मिशियन ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर क्या है हमारे पास, माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एच कट अपॉन आई डी बाई डी एक्स, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे डायरेक्ट देखा जाए, यदि हम डैगर लें तो डायरेक्ट देखा जाए तो आयोटा का डैगर माइनस आयोटा होगा, डी बाई डी एक्स का डैगर माइनस डी बाई डी एक्स होगा, तो माइनस माइनस प्लस होके वो सेम क्वांटिटी आएगी हमारे पास, वैसे देखा जाए तो वैसे कह सकते हैं हम हार्मिशियन ऑपरेटर डायरेक्ट, यदि क्योंकि आई का भी निकाल लिया हमने, डी बाई डी एक्स का भी निकाल लिया, और आई का जो डैगर है वो माइनस आई है, और जो डी बाई डी एक्स का डैगर है हमारे पास वो माइनस डी बाई डी एक्स है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई माइनस माइनस वो प्लस ही हो जाएगा, तो सेम क्वांटिटी आएगी, तो पी का जो डैगर होगा वो पी होगा। तो हम कह सकते हैं ये हार्मिशियन ऑपरेटर है। लेकिन हम जनरल डेफिनेशन से करेंगे, एफ स्टार एच कट ओवर आई डी बाई डी एक्स जी, ठीक है, डी एक्स। तो एच कट ओवर आई को तो हम बाहर ले सकते हैं, एफ स्टार डी बाई डी एक्स जी, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया हमने, ठीक है, इसको फर्स्ट सेकंड मान लिया हमने, डी एक्स। तो फर्स्ट एज इट इज़ एच कट ओवर आई, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज़ डी एक्स, ये जीरो हो जाएगी टर्म, एच कट ओवर आई यहाँ भी होगा, एच कट माइनस को अंदर लेके माइनस एच कट ओवर आई डी बाई डी एक्स एफ स्टार जी डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक माइनस तो है ही पहले से, ठीक है। अब जब इसको स्टार लेंगे हम, इस कंप्लीट का स्टार करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स। इसको जब कंप्लीट स्टार की फॉर्म में लिखेंगे हम, एफ अंदर ले जाके इसको कंप्लीट स्टार की फॉर्म में लिखेंगे, तो एक माइनस तो था ही पहले से, अब आयोटा का भी माइनस लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब स्टार ओपन करेंगे हम, ये स्टार को ओपन करेंगे तब ये प्लस आयोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको कंपेयर कर दो, तो ए डैगर क्या आएगा, आई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एच कट अपॉन आई डी बाई डी एक्स, और ये किसके इक्वल है, ए के, या मोमेंटम के, या मोमेंटम का डैगर होगा जो, वो मोमेंटम के इक्वल होगा। तो जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो एक हार्मिशियन ऑपरेटर, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। जनरल डेफिनेशन, वैसे जनरल डेफिनेशन यूज़ करो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि कई ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट पता नहीं होते, उनको हम जनरल ऑपरेटर से ही सॉल्व करते हैं।